गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा राम राम। एग्रेरियन एकेडमी कल्टीवेटिंग माइंड्स विद एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित संग भदौरिया पुनः आपके सामने इस यूट्यूब चैनल पर अपने दूसरे वीडियो के साथ आज आपके बीच में आया हूं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमने इस यूट्यूब चैनल के फर्स्ट वीडियो में आपके बीच में इस चैनल के विषय में आपके बीच में मैंने बात रखी कि यह चैनल जो एग्रेरियन एकेडमी है वो बेसिकली जो एग्रीकल्चर की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप तक उपलब्ध कराएगा। जितने भी वर्तमान में समसामयिक विषय हैं जो कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं वह भी आप तक उन बिंदुओं को, उन महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं बिंदुवार आपके समक्ष रखूंगा। और भी जितने एग्रीकल्चर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड्स के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, वह मैं सभी कॉन्सेप्ट्स को आपके समक्ष इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको एक बार फिर से यह ज्ञात करवाना चाहता हूं कि इस यूट्यूब चैनल के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एग्रेरियन एकेडमी के बारे में बताया था। दूसरे जो इसका वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ एग्रीकल्चर जो कि कृषि जो विषय है उसकी भूमिका मैंने बताई थी, क्या होती है एग्रीकल्चर, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। और उसकी जो मुख्य शाखाएं हैं, मेन ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर साइंस की, वह भी मैंने आपके साथ में साझा की थी। मैं आपको एक बार फिर से संक्षिप्त में पुनः आपको ये बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर जो बेसिकली जो विधा है, साइंस है, कला है, उसमें हम फसलों के उत्पादन के साथ साथ मृदा प्रबंधन एवं पशुपालन भी करते हैं। तो चलिए आइए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि क्या क्या हमने पूर्व में डिस्कस किया था आपके साथ में। तो हमने ये आपसे जो है डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर जो आपका शब्द है, मैंने आपसे बताया था कि जिस किसी भी शब्द के पीछे CULTURE ये आपको दिख जाए लगा हुआ, आप उसमें समझ जाइएगा कि यह जो शब्द है, वर्ड है, उसका जो उत्पत्ति है, उसका जो प्रादुर्भाव है, वह आपका लैटिन भाषा से होगा। ये आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए द टर्म एग्रीकल्चर वॉज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, अगर आपके ऑप्शंस होंगे लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, रोमन या कोई भी आपको ऑप्शन दिखते हैं तो आप आग बंद करके एक बार उसमें लैटिन को टिक कर दीजिएगा। तो लैटिन में मैंने आपको बताया था यह ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो एगर, जिसका मतलब होता है फील्ड, फील्ड कह लें या उसको हम दूसरे शब्दों में लैंड कह लें, यह इसका मतलब हो गया एगर का। दूसरा वर्ड जो है वो आपका कल्चरा, इसका मतलब था टू कल्टिवेट। टू कल्टिवेट मतलब आपको क्या करना है इसमें कि आपको सिंपल सी डेफिनेशन इस वर्ड से ही आपको जो है क्लियर हो जाएगी। कल्टीवेशन या फिर कल्टीवेशन ऑफ फील्ड या आपका कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज आपका एग्रीकल्चर। अगर हम इसको देखें, इसको एग्रीकल्चर को हम अगर देखें, यह मैं बात आपके जो 12वीं स्तर के जो 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं जो एग्रीकल्चर में अपनी रुचि देख रहे हैं, विषय को उन्होंने चयन किया है पढ़ने के लिए, तो इस जो इंग्लिश जो वर्ड है एग्रीकल्चर, इसको हम लैटिन में एगर प्लस कल्चरा से जिसको हमने जो है डिफाइन किया है, इसको हम हिंदी में कृषि के नाम से जो जानते हैं। एक्चुअली में ये जो कृषि शब्द है यह आपका संस्कृत भाषा के कृष धातु से एक्चुअली में ये लिया गया है। इसका जो मुख्य जो इसका प्रादुर्भाव हुआ है वह आपके संस्कृत भाषा के कृष धातु से लिया गया है। और जिसका जो शब्दार्थ होता है, उसका मतलब जो होता है कृष का, वह होता है जोतना। जोतना हम समझ सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में खींचना, खींचना या जोतना। तो आप ये समझ लीजिए जो इंग्लिश का शब्द है एग्रीकल्चर, ये लैटिन ओरिजिनेटेड है और हिंदी में जो इसका जो शब्द है कृषि, ये आपके संस्कृत भाषा के, कौन सी भाषा,
संस्कृत भाषा जो है इसके कृष से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, और कृष का मतलब होता है जोतना या खींचना। तो हम इन शॉर्ट समझ गए होंगे कि ये ऐसी जो विधा है जिसमें हम मृदा प्रबंधन भी करते हैं, फसलों का उत्पादन भी करते हैं, और साथ ही साथ हम पशुधन पशुपालन भी करते हैं। वह विभिन्न माध्यमों से हम कर सकते हैं पशुपालन। और तो ये पूरे जो समग्र इसका जो हम इसकी जो अध्ययन करेंगे उसको हम कृषि के नाम से जानेंगे। और इसमें बेसिकली अगर हम देखा जाए तो खेती किसानी के साथ साथ इसमें हम बागवानी भी इसमें जो है इसका मुख्य अवयव है, जिसमें हमने आपको बताया था बागवानी में फल उत्पादन, साग भाजी उत्पादन, पुष्प उत्पादन, प्रसंस्करण, ये सब इसमें जो है आते हैं। और इसके साथ साथ हम अगर इसमें देखें तो वानिकी को भी हम इसके मुख्य अवयव के रूप में देख सकते हैं। वानिकी में हम समझेंगे कि जो आपका जो फॉरेस्ट होते हैं, जो वन होते हैं, इन वनों को हम कैसे इसको ऐसे स्थानों पर उनका हम रोपण करें ताकि वह व्यर्थ भूमि जो इससे हम कुछ भी उससे उत्पाद के रूप में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वनों के माध्यम से हम लकड़ी भी ईंधन के रूप में उससे प्राप्त कर लेंगे, जिसका हम दैनिक अपने जो क्रियाएं होती हैं उसमें उसका हम उपभोग कर सकते हैं। तो वन हमारे लिए जो है बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो ये भी एक मुख्य अवयव के रूप में हम कृषि में इसको हम देख सकते हैं। और वनों के साथ साथ हम देखेंगे कि पशुपालन मतलब खेती किसानी, बागवानी और वानिकी के साथ में पशुपालन। पशुपालन में हम भेड़ पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, विभिन्न प्रकार के जितने भी उद्यम हैं इसमें हम उसका भी इसको संकलित कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो पूरी विधा है, जो कला है, जो विज्ञान है, इन चार मुख्य अवयवों के आधार पर हम इसको बता सकते हैं कि ये जो कृषि है इसमें हम फसलों का जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि से, और उसके साथ साथ हम मृदा प्रबंधन और पशुओं का उसको पालन पोषण और उससे विभिन्न प्रकार के जो भी सह उत्पाद हमको प्राप्त हो सकते हैं वह हम पूरा इसमें पूरा अध्ययन करते हैं। तो कृषि को मैंने आपको जो है बता दिया है कि ये जो एग्रीकल्चर वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड है, ये जो बेसिकली ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और जो हिंदी में कृषि कहते हैं हम, कृषि का जो मुख्य जो प्रादुर्भाव इसका हुआ है वह संस्कृत भाषा के कृष धातु से लिया गया है, जिसका शब्दार्थ होता है जोतना अर्थात या खींचना। तो कृषि जो कह सकते हैं मानवीय सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन व्यवसाय कृषि ही है। कृषि के माध्यम से ही हम मानव की सर्वाधिक बुनियादी जो आवश्यकताएं जैसे भोजन है और आपका वस्त्र है, और वस्त्र के साथ में हम पशुओं के लिए चारे आदि की पूर्ति भी हम कृषि के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो कृषि के विषय में आपको इन शॉर्ट मैंने समझा दिया, बता दिया कि क्या है एक्चुअली में एग्रीकल्चर, कृषि। और कृषि की जो शाखाएं के विषय में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो मुख्य जो शाखा पहली जो मैंने आपको बताई थी वह आपकी थी सस्य विज्ञान, जिसको हम अगर इंग्लिश में देखें तो बोलते हैं एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी में मैंने बताया था ये एग्रोनॉमी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का है, और ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है कि एग्रोनॉमी शब्द, द टर्म एग्रोनॉमी वाज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो आप एक बार उसमें जो है ग्रीक, जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा तो ग्रीक वर्ड में आप उसको टिक कर दीजिएगा, उसमें ग्रीक वर्ड ही उसका सही आंसर होगा। तो ग्रीक जो लैंग्वेज है, इसमें ग्रीक लैंग्वेज के जो एग्रोनॉमी शब्द है वो एग्रोस और नोमोस। एग्रोस एंड नोमोस। एग्रोस का यहां पर जो मतलब बने था वो था फील्ड या उसको हम कह सकते हैं लैंड, फील्ड या लैंड। और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। किसका मैनेजमेंट करना है यहां पर? फील्ड का। तो हम कह सकते हैं एग्रोनॉमी इज अ मेजर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट एंड लैंड मैनेजमेंट। तो आप समझ में आ गया होगा। आपको फादर मैंने आपको इसके बताए थे कि एग्रोनॉमी के जो फादर हैं वो हैं पीटरो डे क्रेसेंजी।
ये आपके फादर ऑफ एग्रोनॉमी हैं। ये प्रश्न बहुत ही परीक्षा में पूछा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। पीटरो डे क्रेसेंजी इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। और इसकी दूसरी ब्रांच के बारे में अगर हम देखें एग्रीकल्चर की, वो मैंने आपको बताया था, वो थी आपकी उद्यान विज्ञान। और उद्यान विज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया था। चूंकि मैं ये सब पूरी ब्रांचेस को डिस्कस कर चुका हूं अपने सेकेंड वीडियो में, तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में रखता हूं। तो हॉर्टिकल्चर, इसको मैंने बताया था, हॉर्टिकल्चर ये वर्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर में भी CULTURE लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी शब्द आपका जो है लैटिन भाषा से ही लिया हुआ है। तो हॉर्टिकल्चर में मैंने आपको बताया था कि हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो आपका, यह भी दो शब्दों से मिलकर लिया गया है, जिसमें पहला जो वर्ड है वह है हॉर्टस, और दूसरा जो शब्द है वो है आपका कल्चरा, या आप कह सकते हैं COLERE, कोलियर। ये दो शब्दों से मिलकर आपका हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर हॉर्टस का मतलब गार्डन एंड कल्चरा का मतलब था इसका टू कल्टीवेट। टू कल्टीवेट मतलब कल्टीवेशन करना है आपको किसका, गार्डन प्लांट्स का। गार्डन प्लांट्स में कुछ भी हो सकता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपका फ्लावर्स हो सकते हैं, मेडिसिनल हो सकता है, एरोमेटिक प्लांट्स हो सकते हैं, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, प्लांटेशन क्रॉप, ये सब आपका इसमें पूरा आप कल्टीवेशन कर सकते हैं इनका। तो ये आप ओवरऑल कह सकते हैं कि आपकी हॉर्टिकल्चर ब्रांच है। और हॉर्टिकल्चर ब्रांच को मैंने आपको बताया था कि इसको पुनः हमने जो है, और इसकी जो सब ब्रांचेस हैं, जैसे हम बोलते हैं इसको फल विज्ञान, फल विज्ञान, इसके लिए मैंने आपको बोला था इसको हम पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। और पोमोलॉजी के साथ इसका हम दूसरा शब्द अगर देखें तो वह होगा आपका फ्रूट साइंस। फ्रूट साइंस के अतिरिक्त एक और इसका नाम है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, पहले के वीडियो में यह नाम छूट गया था, तो उसको बोलते हैं फ्रूटिकल्चर। तो पोमोलॉजी, फ्रूटिकल्चर एंड फ्रूट साइंस, ये तीनों नाम आपके फल विज्ञान के हैं, जो कि आपकी ब्रांच है उद्यान विज्ञान की, हॉर्टिकल्चर की। तो पोमोलॉजी, फ्रूट साइंस एंड फ्रूटिकल्चर is a major branch of horticulture science in which we study about the scientific cultivation of fruits and its value addition. तो दूसरे इसकी जो सब ब्रांच है वो है शाकीय विज्ञान, शाक भाजी विज्ञान, सब्जी विज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। इसको हम बोलेंगे वेजिटेबल साइंस। और इसको हम वेजिटेबल साइंस के अलावा हम अगर देखें तो इसको ओलेरिकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ओलेरिकल्चर ये भी आपका लैटिन वर्ड है। तो मैंने बताया था जिस वर्ड के पीछे CULTURE लग जाएगा वो आपका ऑटोमेटिकली लैटिन वर्ड हो जाएगा। तो ओलेरिकल्चर मतलब आपका क्या हो गया, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल क्रॉप्स में आपकी बहुत सी क्रॉप्स हो सकती हैं, कोल क्रॉप्स हो सकती है, रूट क्रॉप्स हो सकती हैं, लीफी वेजिटेबल्स हो सकती हैं। इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वेजिटेबल्स का। जब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इस विषय में हम जानेंगे कौन कौन सी इसमें वेजिटेबल्स आती हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कोल क्रॉप्स में आपका कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉलखोल, ब्रसल्स स्प्राउट, ब्रोकली, ये सब आपकी वेजिटेबल्स हैं। रूट वेजिटेबल्स के रूप में आपका कैरेट हो गया, आपका रेडिश हो गया। तो ये सब आप किसमें उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, ये इसके उदाहरण हैं वेजिटेबल्स के। तो ये जो वेजिटेबल साइंस है ये आपकी हो गई ओलेरिकल्चर। और इसके बाद हम आगे देखें तो ओलेरिकल्चर के बाद जो आपकी जो ब्रांच मैंने बताई थी आपको वो थी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में वही सेम वर्ड आपका लगा हुआ है, तो यह भी शब्द आपका लैटिन भाषा का हो गया। और लैटिन भाषा के होने के नाते ये आपका यह भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द आपका
फ्लोरस, और दूसरा जो वर्ड होगा वो आपका कल्चर। फ्लोरस मीन्स हो गया आपका फ्लावर, एंड कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन। तो इसमें क्या करते हैं फ्लोरिकल्चर में, इसमें भी हम फ्लावर्स का कल्टीवेशन करते हैं, पुष्प का उत्पादन करते हैं। और पुष्प का आज वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण उसकी उसकी बहुत उपयोगिताएं हैं। और यह एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम वर्तमान समय में इसका जो स्कोप है वो बहुत ही दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो किसानों का रुझान भी अगर फ्लोरिकल्चर में, फ्लावर प्रोडक्शन में बहुत बढ़ रहा है। तो इसके बाद अगर हम देखें, फ्लोरिकल्चर ब्रांच हो गई। फ्लोरिकल्चर के बाद मैंने आपको बताया था मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, औषधीय एवं सुगंधित पौधे। तो उद्यान विज्ञान की इस शाखा में अगर हम देखें तो जितने भी ऐसे पौधे जिनसे हम विभिन्न प्रकार के औषधियों का निर्माण कर सकते हैं, उनसे जो भी आपके केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनका यूज करके हम डिफरेंट मेडिसिन्स को प्रिपेयर करते हैं, जिसका जो हम यूज अपने डिफरेंट जो आपकी जो समस्या हैं वर्तमान समय में उनमें हम उसका प्रयोग में उन मेडिसिन्स को ले आते हैं, लाते हैं, उनका यूज करते हैं। उसके बाद जो आपकी जो एरोमेटिक जो प्लांट्स हैं, सुगंधित पौधे हैं, उनसे भी आपके ऐसे कुछ केमिकल कंपाउंड कुछ इसमें पाए जाते हैं जो हम जिस डिफरेंट कॉस्मेटिक्स को प्रिपेयर करते हैं। डिफरेंट कॉस्मेटिक्स जैसे इसमें क्रीम्स हैं, आपके परफ्यूम्स हैं, और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं, उनमें इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के साथ साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ब्रांच मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी आपको पीएचटी। पीएचटी मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो कटाई के उपरांत जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे इसमें हम उनका यातायात हो सकता है, उनका जो उनकी लेबल लगाना, उसमें लेबलिंग करना, उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन है उसमें लेबलिंग के बाद उनको डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड करना, उनके साइज के अनुसार, उनके कलर के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुपों में उसको जो है वर्गीकृत करना, और उसके बाद उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, अलग अलग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट करना। तो ये जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आती हैं। और इसका जो इंस्टीट्यूट भारत में जो कार्यरत है वर्तमान समय वो है CIPHET, जिसको हम अगर देखें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपके यह कहाँ पे स्थित है, ये आपके लुधियाना में स्थित है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि काम करता है जितने भी कॉन्सेप्ट पोस्ट हार्वेस्ट जितने ऑपरेशंस होते हैं उनमें यह आपका काम करने वाला संस्थान है भारत का। तो इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो ब्रांच मैंने आपको बताई थी और अंतिम जो ब्रांच बताई थी वो बताई थी प्लांटेशन क्रॉप्स। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो बोला जाता है रोपण फसलें। रोपण फसलें मतलब ऐसी फसलें जिनमें आपकी प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग की बाद ही उसको हम यूज में ला सकते हैं, बिना प्रोसेसिंग किए उसको हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे वो टी ले लीजिए, चाय को ले लीजिए, प्रोसेसिंग के बाद ही उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। आप कोकोनट लीजिए, कोकोनट को भी हम प्रोसेसिंग के बाद ही उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। आप ब्लैक पेपर, कोकोनट, टी, कॉफ़ी, रबर और ये जितनी भी फसलें हैं, कोकोआ, और ये सब आपकी प्रोसेसिंग के बाद ही इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो आफ्टर प्रोसेसिंग ये प्रयोग में लाई जाती हैं। एक तो ये आपका मेन आपका इसका पॉइंट है। और दूसरी बात, ये जो फसलें होती हैं ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं जिनके लिए वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। ये जो दो बिंदु मैंने आपको बताए हैं, ये आफ्टर प्रोसेसिंग इसको यूज में लाया जाता है।
और दूसरी बात ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप होती हैं। और एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने आपको बताया था टी है और कॉफ़ी है, कॉफ़ी के बाद इसके में रबर है, रबर के बाद इसमें ब्लैक पेपर है, कोकोनट है, ठीक है। तो और इसका जो इंस्टीट्यूट है जो कि प्लांटेशन क्रॉप में रिसर्च करता है वो है आपका CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन एंड क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका जो स्थित है ये है केरला में। सेंट्रल प्लांटेशन एंड क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट केरला। तो ये आपका यहाँ पर आपकी हॉर्टिकल्चर ब्रांच की समाप्ति होती है। और जो इस वीडियो में मैं आज जो नया आपको बताने जा रहा हूँ वह उसकी जो एग्रीकल्चर की अगली जो ब्रांच है, अगली मेन जो मुख्य शाखा है वह है आपकी वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वह है आपकी मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान के विषय में आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। मृदा विज्ञान में क्या क्या होता है और इसका क्या संबंध है एग्रीकल्चर से। तो मृदा विज्ञान को अगर हम देखें तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल साइंस के नाम से इसको हम इंग्लिश में समझते हैं, जानते हैं सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के विषय में आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे इसके विषय में कि क्या होती है सॉइल साइंस। थोड़ा सा इस विषय में हम आपको बताते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल साइंस के पहले हम सॉइल के विषय में जानेंगे कि व्हाट इज सॉइल। तो सॉइल के विषय में जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना हूँ जो आपका सॉइल वर्ड है, जो मृदा शब्द है, यह जो आपका लैटिन वर्ड है। ये लैटिन भाषा से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से इसको लिया गया है। और लैटिन लैंग्वेज के सोलम से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो सॉइल जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है और यह लैटिन भाषा के सोलम से इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ है। और जिसका मतलब होता है, सोलम का जो अर्थ होता है वो होता है फ्लोर। फ्लोर को हम समझें तो इसको हिंदी में बोलेंगे फर्श, फर्श बोलते हैं इसको। तो बेसिकली द टर्म सॉइल was taken from Latin language and the word क्या होगा, वो होगा सोलम। सोलम का जो मतलब होगा, अर्थ होगा, वह आपका होगा फर्श। इसको हम इंग्लिश में फ्लोर के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चर में जो बेसिक इनपुट्स की बात करते हैं तो बेसिक इनपुट्स जो एग्रीकल्चर के हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, वह आपके हैं। एक तो आपका सीड हो गया बेसिक इनपुट में, और दूसरा आपका हो गया सॉइल। तो सीड के विषय में हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो में, बट आज हम चर्चा कर रहे हैं सॉइल के विषय में। सॉइल, मृदा जिसको हम बोलते हैं, तो ये बेसिक इनपुट है आपका एग्रीकल्चर का। इनके बिना कृषि संभव नहीं है, चाहे वह बीज हो चाहे वह मृदा हो। तो इसके विषय में हम आपसे जो हमारा टॉपिक है सॉइल का, इसके विषय में मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जो बेसिक इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर वह कौन से हैं, वो सीड एंड सॉइल हैं, जिसमें से आज हम आपको सॉइल के विषय में बता रहे हैं। तो सॉइल जो कि इसकी जो परिभाषा है विभिन्न मृदा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं, अलग अलग सॉइल साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं सॉइल की। हम अगर देखें तो सॉइल की जो परिभाषा एक साधारण व्यक्ति अगर लेमैन के दृष्टिकोण से समझें कि सॉइल होती क्या है, मृदा क्या होती है, एक साधारण व्यक्ति अगर समझे तो वह किस प्रकार से मृदा को परिभाषित करेगा, तो वह कहेगा कि उसके हिसाब से क्या होगा, सॉइल इज द डर्ट और डेब्रीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या बोलेगा, एक साधारण जो व्यक्ति होगा, जो लेमैन होगा, वो क्या कहेगा, वो उसके हिसाब से जो डेफिनेशन होगी सॉइल की वह होगी, soil is the dirt or debris on the surface of the earth। इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो वह क्या होगा कि मृदा
पृथ्वी की सतह पर उपस्थित डर्ट एंड डेब्रिस को हम समझ सकते हैं अवशेष या पत्थरों का टुकड़ा, कूड़ा, कचरा, मलबा, हम कुछ भी इसको समझ सकते हैं। तो मृदा जो है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित अवशेष या टूटे हुए टुकड़े या कूड़ा करकट, मलबा, या हम कह सकते हैं पथरीले टुकड़ों का ढेर, वह है एक साधारण व्यक्ति विशेष, एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक लेमन के अनुसार व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है, वो ऐसे उसको जो है डिफाइन करेगा, परिभाषित करेगा। सॉइल इज द डर्ट, सॉइल इज द डर्ट एंड डेब्रिस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक परिभाषा एक मृदा की हो गई, एक साधारण व्यक्ति विशेष के द्वारा। अगर हम सॉइल को अगर परिभाषित करें, और परिभाषित करने वाला हमारा जो पर्सन होगा वह हमारा किसान होगा। किसान भाई अगर देखे, किसान जिसको हम बोलते हैं फार्मर, अकॉर्डिंग टू फार्मर व्हाट इज सॉइल, तो एक किसान के दृष्टिकोण से क्या होनी चाहिए एक सॉइल, तो किसान के दृष्टिकोण से सॉइल होगी, सॉइल इज अ हैबिटेट, सॉइल इज अ हैबिटेट फॉर प्लांट्स, सॉइल इज अ हैबिटेट फॉर प्लांट्स। तो किसान अगर बोले कि क्या है मृदा, तो मृदा जो है वह क्या है, एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवास है। प्राकृतिक आवास हो सकता है, विभिन्न सूक्ष्म जीवों का हो सकता है, आपका उसमें जो सॉइल है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पौधों को एकत्रित बांधे रखती है। तो उसके हिसाब से सॉइल इज़ अ हैबिटेट, एक आवास है, एक प्राकृतिक आवास है। तो ये एक नॉर्मल किसान के हिसाब से एक ही परिभाषा हो गई कि सॉइल इज़ अ हैबिटेट फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए एक प्राकृतिक आवास है। और ये फार्मर्स के बाद अगर हम अंतिम रूप से अगर देखें, एग्रीकल्चर जो है क्षेत्र या फील्ड के होने के नाते अगर मैं देखूं, तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, कृषि के दृष्टिकोण से अगर हम परिभाषा देखें सॉइल की, तो वह कुछ इस प्रकार से होगी। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कृषि के दृष्टिकोण से सॉइल की जो परिभाषा होगी उसको हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे, तो वह होगी सॉइल इज द लूज अर्थ सरफेस, दैट, यहां पर मैं आपके बीच में जो डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं वो उसका माध्यम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से मैं आपके बीच में अपनी बात को रख रहा हूं, ताकि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इसको मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में, मैं उसको एक्सप्लेन आपको जो बता रहा हूं वो मैं हिंदी के माध्यम से आप तक अपनी बात रख रहा हूं। तो सॉइल इज द लूज अर्थ सरफेस दैट supports vegetation, and provides the structural support to प्लांट्स। तो ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है। अगर हम बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट तो मैं उस हिसाब से अगर अपनी बात रखूंगा तो कैसे कहूंगा कि व्हाट इज सॉइल इज द लूज अर्थ सरफेस दैट सपोर्ट्स वेजिटेशन एंड प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स टू द प्लांट्स। वेजिटेशन मतलब एक ऐसी आपकी लूज सरफेस है सॉइल जो सपोर्ट करती है वेजिटेशन को। वेजिटेशन का यहाँ पर अर्थ होता है वनस्पतियों से, जो भी हमारे पौधे होंगे उनको जो है सपोर्ट करती है। और क्या करती है, ये क्या स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है प्लांट्स को। तो ये एक ओवरऑल डेफिनेशन हो गई एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल की। तो ये इस प्रकार से सॉइल की यहाँ पर डेफिनेशन समाप्त होती है। और ये हम कह सकते हैं कि जो सॉइल है ये क्या करती है, इस सोर्स है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का। किसका सोर्स होगा, ये वाटर एंड
न्यूट्रिएंट्स का, जल का और पोषक तत्वों का ये क्या है, स्रोत है, सोर्स के रूप में काम करती है हमारी मृदा। और इसके बाद अगर हम देखें तो सॉइल में इसका, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो कंपोनेंट्स इसके जो है सॉइल के अवयव हैं उसके सॉइल के, तो वो इस प्रकार से हैं। जो सॉइल के जो कंपोनेंट्स हैं उनका अगर हम ओवरऑल एक फिगर के माध्यम से उसको अगर हम देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपको मैं बता रहा हूं कौन कौन से मुख्य अवयव हो सकते हैं, होते हैं मृदा के। उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से अगर हम देखें जो 45% जो हिस्सा है, 45% जो एक 100% कंपोजिशन की अगर बात करें तो 45% उसमें जो खनिज लवण का उसमें योगदान होता है, मिनरल्स होते हैं उसमें 45%। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जो 100% कंपोजिशन होता है सॉइल का, मृदा का, उसमें खनिज लवणों की सहभागिता कितनी होती है माफ कीजिएगा, उसमें 45% जो है उसमें खनिज लवणों की उपलब्धता होती है। उसके बाद उसमें 25% जो वो होता है उसको हम बोलेंगे 25% वाटर, जल का उसमें जो कंपोजिशन में जो इसका हिस्सा है वो है आपका 25%। 25% उसमें वाटर होगा, 25% उसमें एयर होगी, एंड आपका जो 5% बचा हुआ हिस्सा है वह होगा आपका ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम कार्बनिक पदार्थ के रूप में जानते हैं। तो अगर हम ओवरऑल कंपोजिशन की बात करें तो 45, 25, 25, देन आपका लास्ट में 5%, 45% आपका मिनरल्स जिसको हम खनिज लवण के नाम से जानते हैं, और जो 25% है वो है सॉइल वाटर। आपका अगला 25% सॉइल एयर, एंड लास्ट में जो आपका 5% है वो है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो इसको हम टोटल को अगर हम देखें तो ये पूरा आपका 100% कंपोजिशन हो जाता है आपका सॉइल का। तो जो मुख्य अवयव है वह क्या है, वो आपके होंगे, आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा, सॉइल वाटर होगा, सॉइल एयर होगा, एंड आपका मिनरल्स मैटर होंगे, खनिज लवण। इन चारों को अगर हम देखें समग्र रूप से तो ये आपका 100% इसका कंपोजिशन तैयार कर देते हैं एक मृदा का। इन चारों अवयवों का अपना जो मुख्य जो योगदान है वो मृदा में वो कुछ इस प्रकार से है। इनकी भागीदारी मैंने आपके सामने इनकी रख दी है। अगर हम और इसके आगे चलें, सॉइल की परिभाषा आपको बता दिया है, सॉइल के विषय में आपको मैंने डिटेल में बताया है, इसका कंपोजिशन आपके सामने मैं बता चुका हूं। और इसके बाद अगर हम देखें अगली स्लाइड के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि सॉइल बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है। सॉइल प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स करती है सॉइल, वह भी मैं आपको बताना जा रहा हूं इस नेक्स्ट स्टेप में। सॉइल आपको इट प्रोवाइड्स स्पेस, it provides space and medium for plants to ग्रो। ये आपको
मतलब ये जो पौधों को उनको उगने के लिए स्पेस और मीडियम के रूप में ये अपनी भूमिका अदा करती है पौधों के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है और क्या है, इट प्रोवाइड्स वाटर स्टोरेज, इट प्रोवाइड्स वाटर स्टोरेज एंड प्यूरिफिकेशन। वाटर स्टोरेज, जल को संग्रहण करने में, उसको संचय करने में मृदा की मुख्य भूमिका होती है, और उसको जो है उसको प्यूरिफाई करने में भी इसका अपना एक अलग योगदान है। तो वाटर को स्टोरेज करने में और इसको प्यूरिफाई करने में सॉइल का एक अपना इंपॉर्टेंस है। तीसरे पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो यह इट प्रोवाइड्स होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। यह एक आवास के रूप में कार्य करती है किनके लिए, जो मृदा में जितने भी सूक्ष्म जीव उपलब्ध होते हैं वह उनके लिए एक आवास के रूप में, एक होम के रूप में काम करती है। तो सॉइल बेसिकली स्पेस एंड मीडियम होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। यह स्टोर करती है वाटर को और इसको प्यूरिफाई भी करती है, और ये जो है आपके जितने भी सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोवाइड करवाती है होम। तो ये 3 जो मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें अगली कड़ी में, तो सॉइल की जो ब्रांचेस होती हैं, जो सॉइल साइंस की जो शाखाएं होती हैं, अगर हम देखें ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं मृदा विज्ञान की, वो बेसिकली सॉइल साइंस की जो मेन जो ब्रांचेस हैं वह 2 प्रकार से उसको हम क्लासिफाई करते हैं सॉइल साइंस की ब्रांच को। वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक तो होगी आपकी पेडोलॉजी, ये इसकी ब्रांच हो गई सॉइल साइंस की, और जो दूसरी ब्रांच है वह है एडाफोलॉजी। पेडोलॉजी एंड एडाफोलॉजी, ये 2 ब्रांचेस हैं। तो देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस विच आर पेडोलॉजी एंड एडाफोलॉजी। तो अगर हम शॉर्ट में इसके बारे में अगर आपको बताएं तो पेडोलॉजी में क्या करते हैं कि मैं आपको बताना जा रहा हूं कि पेडोलॉजी जो ब्रांच है आपकी मृदा विज्ञान की, उसमें हम सॉइल का जो फॉर्मेशन है, सॉइल की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है, सॉइल की मृदा के बनने की जो प्रक्रिया है, मृदा के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वह, और उसके साथ साथ उसका सॉइल का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, इसका जो वर्गीकरण है, इसका सॉइल का कि कौन कौन सी सॉइल्स हैं, उनको किन किन कैटेगरीज में हमने जो कैटेगराइज किया है उसके विषय में भी हम स्टडी करते हैं। उसका जो बनने की प्रक्रिया है, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका भी हम अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी में। और इसके बाद अगर देखें तो इसका जो सॉइल का नॉमेनक्लेचर है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नामकरण, तो वर्गीकरण, नामकरण एवं मृदा निर्माण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो वह मृदा विज्ञान की कौन सी शाखा में होगी, वह होगी पेडोलॉजी में। और पेडोलॉजी है तो इसका मतलब यह कैसी शाखा है, ये कैसा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। LOGY इसमें लगा हुआ है, CULTR इन वर्ड्स में लगा होता है, वो जो है लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड्स होते हैं, और जो जिसमें LOGY लगा होता है वह आपके ग्रीक ओरिजिनेटेड वर्ड्स होते हैं। तो यहां पर हमने पढ़ा है किसके विषय में, पेडोलॉजी में। तो सॉइल की फॉर्मेशन, सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल का नॉमेनक्लेचर, इसका ओवरऑल जो स्टडी करते हैं वह ब्रांच आपकी सॉइल साइंस की होगी आपकी पेडोलॉजी। एंड अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी, सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी।
आपकी जो मृदा जो है वो प्राकृतिक पिंड है, वह आपकी सॉइल साइंस की पेडोलॉजी ब्रांच के अनुसार अगर हम उसको डिफाइन करें तो सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सेंटेंस पूरा लिखा होता है सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी अकॉर्डिंग टू सॉइल साइंस पेडोलॉजी एडाफोलॉजी, नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शंस होंगे, तो इन सब ऑप्शंस में आपको जो टिक मारना है वो आपका होगा पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सॉइल है वो क्या है, वह आपकी नेचुरल बॉडी है। और उसके बाद जो दूसरी जो ब्रांच है सॉइल साइंस की, वह मैंने आपको बताई, वह ब्रांच है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी वर्ड भी ग्रीक वर्ड है और इसमें एडाफोलॉजी में जो बेसिकली हम इसमें जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वह होता है मृदा और पौधों का जो आपस में जो संबंध होता है। तो इसमें सॉइल एवं प्लांट्स आपस में जो उनकी रिलेशनशिप होती है, जो कनेक्शंस होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वह हम अगर देखें तो मृदा विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम मृदा का और पौधों का आपस में जो संबंध होता है उसके विषय में इसका हम अध्ययन करते हैं। तो अगर पूछे कि मृदा निर्माण की और उसका वर्गीकरण और उसका नामकरण की जो पूरा जो अध्ययन करने वाली जो मृदा विज्ञान की शाखा है वह होगी पेडोलॉजी, और मृदा और पौधों का आपस में जो संबंध होता है वह आपका कौन सी शाखा में वो अध्ययन करना है, वो आपको एडाफोलॉजी में आपको उसका अध्ययन करना है। तो ये संक्षिप्त विवरण हो गया आपका पेडोलॉजी का और एडाफोलॉजी का। ये दोनों आपकी मेजर ब्रांचेस हैं आपकी सॉइल साइंस में। इसके अलावा जो आज का अंतिम जो टॉपिक है वह यह है कि इनके अलावा अगर हम हट के अगर देखें तो और कौन कौन सी शाखाएं हम पढ़ सकते हैं अदर ब्रांचेस में अगर देखें तो वह ब्रांचेस आपकी अदर में वह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आप देखें सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स हो गया, सॉइल फिजिक्स में के बाद सॉइल केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज के में हम जो है इसका स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिक्स है। उसके बाद सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री, उसके बाद सॉइल बायोलॉजी, सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल बायोलॉजी, एंड उसके बाद आप पढ़ सकते हैं आप सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन एंड जो लास्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो वह होगा आपका सॉइल जेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है फॉर निर्माण, प्रोसेस, उसके बनने की जो प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस होती है मृदा निर्माण की बनने की, वह कहलाती है सॉइल जेनेसिस। कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से कौन कौन से प्रक्रियाएं उनमें संपन्न हुई एक मृदा को मृदा बनने में। तो एक ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है सॉइल के फॉर्मेशन की। तो कहते हैं कि 1000 वर्ष समथिंग लग जाते हैं 1 इंच सॉइल के निर्माण में। ये बहुत ही अत्यंत जो है धीमी प्रक्रिया है मृदा निर्माण बनने की। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने तथ्य इसमें प्रस्तुत किए हैं। तो मैं आपको पुनः आज बताना चाहूँगा कि मैंने आज आपके साथ जो है कृषि होती क्या है, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, उसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, कौन कौन सी भाषाओं से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कृषि में जो ब्रांचेस हैं वो एग्रोनॉमी है, उसके विषय में मैंने आपके सामने बात रखी। और उसके बाद मैंने उद्यान विज्ञान के विषय में आपसे जो है डिस्कशन किया। हॉर्टिकल्चर जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमने फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड आपका ये प्लांटेशन क्रॉप्स, रोपण फसलें जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद में जो आज के जिसके लिए मैंने ये वीडियो लाया है वह था आपका मृदा विज्ञान, मतलब सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के विषय में मैंने आज डिस्कशन किया आपकी, उसकी क्या ब्रांचेस होती हैं, उसके क्या कॉम्पोजिशन होता है, सॉइल को जो है किन किन ब्रांचेस में डिफाइन किया गया है, उसको जो है क्या क्या
प्रोवाइड्स करती है सॉइल, और उसके बाद सॉइल जो है उनको किस अनुसार उसको परिभाषित किया गया है, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति हो, उसके अनुसार कैसे कैसे हम सॉइल को डिफाइन करते हैं, उसका भी मैंने आपके साथ आज डिस्कशंस किया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर की बहुत सी शाखाएं हैं जो हम आपके साथ में हर एक वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे, आपको डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि उनसे कौन कौन से प्रश्न जो है भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या जा चुके हैं, और उसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपसे मैं जो है डिस्कशन करूंगा। इस बीच में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर त्रुटियां होती हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। मैं इसको देखूंगा और उसमें स्टडी करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है इम्प्रूव करके उसको इम्प्रूव करने के बाद आपके सामने आऊँगा। तो पुनः मैं आपको धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, और यह वीडियो के अंत में मैं एक शॉर्ट क्लिप शेयर करूंगा जो कि हमारे जो श्री अभिनेता जो हमारे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं, माननीय श्री जो अमिताभ बच्चन द्वारा जो आप के छात्रों के लिए विशेष रूप से जो उनके द्वारा ये कहा गया है, जो पंक्तियां हैं, जो शब्द हैं, मैं इसलिए आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं क्योंकि जो उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से जो बात कही है वह अगर आप अपने दैनिक जीवन में उसको उतारें, उसको फॉलो करें तो उसमें आपका बहुत ही अत्यंत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं इस वीडियो का श्रेय विशेष रूप से श्री अमिताभ बच्चन जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा वीडियो शेयर किया जो कि छात्र हित के लिए बहुत ही हितकर होगा, और आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और उसको अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को मेरा राम राम। सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। Money, ladies and gentlemen, anyone can steal, but knowledge cannot be stolen from you. मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स हैं, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। वंस इट इज यूज्ड इट बिकम्स एब्सोल्यूट। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोलीट। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा